हेलो नमस्कार राम राम और सलाम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्य स्टडीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 10th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत के लोगों के बीच में किस प्रकार से नेशनलिज्म फैला, किस प्रकार से भारत के लोगों के दिलों में देशभक्ति जागी, और भी बहुत सी मूवमेंट के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पर्सपेक्टिव में देखें तो नेशनलिज्म का मतलब ये था कि भारत में जो कॉलोनियल राज था अंग्रेजों को, उसको भारत से दूर हटाना, अपने देश के लिए जीना मरना और अपने देश से प्यार करना और अपने देश को सभी तरीके की बुराइयों से प्रोटेक्ट करना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने पूरी दुनिया में एक नई इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कंडीशन ला कर रख दी थी, लेकिन भारत ने तो उस वॉर में डायरेक्टली हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि भारत उस टाइम पर अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे देश को ये वॉर अंग्रेजों की तरफ से लड़ना पड़ा, जिस कारण से भारत पर भी इसका एक गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ब्रिटिशर्स अपने डिफेंस बजट बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं, जिसके लिए ब्रिटिशर्स वॉर के नाम पे लोन भी लेते हैं और लोगों पर टैक्स भी बढ़ाने लगते हैं, और तो और बाहर से जितना भी सामान आता था उस पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाने लगते हैं, जिस कारण से रोजमर्रा की लाइफ का सामान जो होता है उसकी कीमत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है। 1913 से 1980 के बीच में रोजमर्रा के सामानों की कीमत डबल हो जाती है, जिससे कॉमन लोगों की जो लाइफ होती है उसमें बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ने लगती है। अंग्रेज भारत के गाँवों से यंग लोगों को जबरदस्ती फौज में भरने लगते हैं, जिससे ग्रामीण जो लोग होते हैं वो अंग्रेजों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और 1918 और 1919 और 1920 1921 के बीच में देश की पूरी फसलें खराब हो जाती है, जिससे देश में भूखमरी और महामारी फैलने लगती है। 1921 के सेंसस के हिसाब से भूखमरी और महामारी के कारण देश में 12 से 13 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। लेकिन आने वाले टाइम में लोगों की उम्मीद होती है कि जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद सब कुछ सुधर जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी टाइम पर ग्रैंड एंट्री होती है महात्मा गांधी जी की, जो कि एक नए नेता के रूप में उभर कर आते हैं और इस संघर्ष को एक नया रूप, एक नया ढंग देने लगते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सक्सेसफुली एक जन आंदोलन करने के बाद में 1950 में भारत आ गए थे। अफ्रीका में गांधी जी एक नए प्रकार का जन आंदोलन करते हैं, जिसमें कि वो अफ्रीका की रेसिज्म वाली गवर्नमेंट का डटकर विरोध करते हैं। इसे गांधी जी सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की पावर यानी कि पावर ऑफ ट्रूथ और सर्च ऑफ ट्रूथ मतलब सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। इसका मतलब ये था कि आप सही है और आपका उद्देश्य सही है तो आपको किसी भी गलत से मुकाबला करने के लिए फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। बिना गुस्से और बदले की भावना के एक सत्याग्रही केवल नॉन वायलेंस के सहारे से ही किसी भी वॉर में जीत सकता है। इसके लिए हमें हमारे दुश्मन के सामने बिना वायलेंस के ही प्रदर्शन करना चाहिए। इसमें हमें हमारे दुश्मन ही नहीं बाकी लोगों को भी ट्रूथ को एक्सपेक्ट करने के लिए मजबूर करना चाहिए, वो भी बिना किसी वायलेंस के। और गांधी जी का ये मानना था कि नॉन वायलेंस सभी इंडियंस को यूनाइट भी कर सकता है। भारत आने के बाद गांधी जी ने बहुत से प्लेसेस पे सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया और ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के खिलाफ लड़ने के लिए फार्मर्स को मोटिवेट किया। 1917 में गांधी जी गुजरात के खेड़ा में फार्मर्स की हेल्प के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि प्लेग महामारी के कारण फार्मर्स टैक्स देने की हालत में नहीं थे और गांधी जी चाहते थे कि फार्मर्स को टैक्स में छूट दे दी जाए। 1918 में गांधी जी कॉटन मिल वर्कर्स के साथ सत्याग्रह करने के लिए अहमदाबाद भी गए थे, जहाँ पर वो पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ सत्याग्रह करते हैं। रॉलेट एक्ट। इन तीनों एक्ट की सफलता के बाद गांधी जी ने 1919 में प्रपोज रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाने का फैसला किया। ये एक्ट भारतीय मेंबर्स के कड़े विरोध के बावजूद भी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा लागू कर दिया जाता है। इस कानून के जरिए ब्रिटिशर्स को पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए और पॉलिटिकल प्रिजनर को बिना कोर्ट में केस चलाए 2 सालों तक रखने का राइट मिल जाता है। इसी अनजस्टिसफुल लॉ के खिलाफ गांधी जी बिना वायलेंस के सिविल ओबीडियंस मूवमेंट चलाने का फैसला करते हैं, जो कि 6 अप्रैल को एक हड़ताल के साथ में शुरू कर दिया जाता है। बहुत से शहरों में रैलीज निकाली जाती है। दुकानदार, मजदूर, रेलवे वर्कर सारे लोग हड़ताल पर जाने लगते हैं, जिससे दुकानें बंद हो जाती है। इस बहुत बड़े लेवल के विद्रोह के कारण रेलवे, टेलीग्राफ, बिजनेस और कम्युनिकेशन जैसी सर्विसेज डिस्टर्ब होने लगती है, जिसके डर से अंग्रेज सारे नेशनलिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर देते हैं। अमृतसर में बहुत से लोकल लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गांधी जी के दिल्ली में जाने पर बैन लगा दिया जाता है। के बाद 10 अप्रैल को अमृतसर में हो रहे एक पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर पुलिस गोलियां चला देती है, जिसके कारण लोग गुस्सा होकर के बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन पर हमला करने लगा और अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है और जनरल डायर सारी कमांड्स अपने हाथ में ले लेता है। जलियांवाला बाग मैसकर। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बहुत से गाँव के लोग हर साल की तरह इस साल भी वैसाखी का त्योहार मनाने के लिए जलियांवाला बाग मैदान में जमा होते हैं। ये ग्राउंड
चारों तरफ से पैक होता है और शहर से बहुत ज्यादा दूर होता है, जिस कारण से वहाँ मौजूद लोगों को ये पता नहीं चलता कि शहर में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। यहाँ पर लोग पीसफुल तरीके से अपना त्योहार मना रहे थे, लेकिन इसके बीच ही यहाँ पर जनरल डायर अपने बहुत से आर्म्ड सैनिकों के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है और अपने सैनिकों के साथ में उस पूरे ग्राउंड को घेर लेता है। उसके बाद में जनरल डायर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सारे लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चला दो। जिसके बाद सिपाही उस भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिसमें कि सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जनरल डायर इस घटना से सत्याग्रह के मन में एक टेरर पैदा करना चाहता था। पूरे देश भर में जलियांवाला बाग को लेकर के न्यूज फैलने लगती है। उत्तर भारत में बहुत से शहरों के लोग सड़कों पर उतर आते हैं, हड़तालें होती है, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला किया जाता है। ब्रिटिशर्स ने लोगों की डिसरिस्पेक्ट करने के लिए सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने, सड़क पर घिसट के चलने और ऑफिसर को सल्यूट मारने जैसे सजाओं के लिए मजबूर कर दिया था। लोगों को कोड़े मारे गए थे और गांव के ऊपर बॉम्ब फेंके गए थे। इतने बड़े वायलेंस को देख करके गांधी जी अपना ये मूवमेंट वापस ले लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट। भले ही रोलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह किया गया वो एक बहुत बड़ा आंदोलन था, लेकिन फिर भी ये जो मूवमेंट था कुछ गांव, कुछ शहर तक ही सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ब्रॉड मूवमेंट खड़ा करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाए बिना ऐसा कोई भी नेशन वाइड मूवमेंट नहीं चलाया जा सकता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की के ऑटोमन एम्पायर की हार हो जाती है, जिससे ये अफवाह फैलने लगती है कि इस्लामिक वर्ल्ड के खलीफा यानी ऑटोमन एम्पायर के किंग को एक पीसफुल ट्रीटी साइन करनी, जिससे खलीफा की जो पावर्स थी वो कम हो जाएगी। खलीफा की पावर को बचाने के लिए दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज में एक मूवमेंट चल रहा था, जिसको देखते हुए भारत के अंदर भी 1919 में बॉम्बे के अंदर एक खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, जिसको लीड कर रहे थे दो भाई मोहम्मद और शौकत अली। इनके साथ साथ इस कमेटी के अंदर बहुत से यूथ मुस्लिम भी जुड़ने लगते हैं। खिलाफत कमेटी के मेंबर्स ने इस टॉपिक के ऊपर महात्मा गांधी के साथ डिस्कशन करना चालू कर दिया होता है। 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस सेशन के अंदर गांधी जी ने दूसरे कांग्रेस लीडर्स के लिए इस बात से मना लिया कि खिलाफत मूवमेंट और स्वराज के लिए एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाना चाहिए, और यहाँ से शुरुआत होती है एक बड़े से मूवमेंट की, जिसको नाम दिया जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी 1909 में अपनी एक फेमस बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है हिंद स्वराज, जिसमें महात्मा गांधी जी लिखते हैं कि ब्रिटिश रूल इंडियन की हेल्प से ही इंडिया के अंदर स्टार्ट हुआ था। अगर भारत के लोग अपना सहयोग यानी कि अपना कॉपरेशन अंग्रेजों से वापस ले लेते हैं तो एक साल के अंदर ही भारत से स्वराज स्टेबलाइज हो जाएगा और अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों का रूल, कॉलोनियल रूल भारत से खत्म हो जाएगा। गांधी जी इस मूवमेंट को कुछ लेवल्स में आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका मानना था कि सबसे पहले लोगों को ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए अवार्ड्स, टाइटल को सरेंडर कर देना चाहिए, और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी जैसे आर्मी, पुलिस, कोर्ट, सिविल सर्वेंट और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट्स थी वो भी लोगों को बाइकआउट कर देना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट इस मूवमेंट में रिप्रेस करने की कोशिश करे तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देना चाहिए, ऐसा गांधी जी का मानना था। 1920s की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए देश भर में यात्राएं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स इस आंदोलन में होने वाले लेजिस्लेटिव काउंसिल के बाइकआउट करने से हिचकिचा रहे थे। कांग्रेस का मेंबर को डर था कि इस मूवमेंट में एक वायलेंस भड़क सकता है। सितंबर से दिसंबर के बीच में कांग्रेस के अंदर इंटर कॉन्फ्लिक्ट चलने लगता है। इस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट के जो सपोर्टर है और अपोनेंट है, इनके बीच में कांग्रेस के अंदर एक समझौता नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप्स बनने लगते हैं कि 1920s में कांग्रेस के नागपुर सेशन के बीच में एक समझौता होता है, और यहाँ से कांग्रेस पार्टी जो होती है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एडप्ट कर लेती है, डिफरिंग स्टैंडर्ड्स विद इन द मूवमेंट। कॉपरेशन और खिलाफत जो मूवमेंट होता है वो जनवरी 1921 में स्टार्ट हो जाता है। इस मूवमेंट में बहुत से सोशल ग्रुप्स के लोगों ने पार्ट लिया था, लेकिन सभी की अपनी अपनी एक्सप्रेशन थी, सभी के अपने अपने एम्स थे। सभी लोगों के लिए स्वराज का जो मीनिंग था वो अलग अलग था। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। द मूवमेंट इन टाउन। मूवमेंट की शुरुआत सिटीज के मिडिल क्लास लोगों के पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हो जाती है। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट अपना स्कूल छोड़ देते हैं, अपना कॉलेज छोड़ देते हैं, हेडमास्टर्स, टीचर्स रिजाइन कर देते हैं, लॉयर्स अपना केस लड़ना बंद कर देते हैं, और मद्रास प्रेसिडेंसी को छोड़ करके सारे प्रेसिडेंसी वाले लोग अपना काउंसिल इलेक्शन बाइकआउट करने लगते हैं। मद्रास में नॉन ब्राह्मण द्वारा एक पार्टी बनाई जाती है जिसका नाम होता है जस्टिस पार्टी। उस पार्टी के मेंबर का मानना ये था कि काउंसिल इलेक्शन में एंट्री करने से उनको वो सारे राइट्स मिल सकते हैं जो कि नॉर्मली एक ब्राह्मण को मिल पाते थे। इस रीजन से ये पार्टी इलेक्शन को बाइकआउट करने के लिए तैयार नहीं होती है। इकोनॉमिकली फॉर्म में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज्यादा ड्रामेटिक बन रहा था, क्योंकि लोगों ने फॉरेन गुड को बाइकआउट करने के साथ साथ उसको जलाना स्टार्ट कर दिया था। दारू की दुकानों पे लोग जबरदस्ती घुसने लगते हैं और वहाँ पे तोड़ फोड़ भी करते हैं।
बहुत से फॉरेन क्लोथ्स की होली जलाई जाती है। इस रीजन से फॉरेन क्लोथ का जो मार्केट होता है भारत का, जिसकी वैल्यूएशन 102 करोड़ थी, वो घटकर सिर्फ 57 करोड़ ही रह जाती है। चीज को देख करके बहुत से प्लेसेस पे बिजनेसमैन और ट्रेडर्स फॉरेन गुड्स की ट्रेड करने से और उसमें पैसा लगाने से इनकार करने लगते हैं। जब बायकॉट मूवमेंट फैला तो लोगों ने इम्पोर्टेड क्लोथ को छोड़ करके केवल इंडियन क्लोथ पहनना ही प्रेफर किया, जिससे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और कॉटन मिल्स बढ़ने लगती है, उनको बिस्ट मिलने लगता है। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये मूवमेंट ठंडा पड़ने लगता है, क्योंकि खादी का जो कपड़ा था वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनने वाले कपड़े के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा होता था, जिससे गरीब लोग खादी को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जिस कारण से वो लॉन्ग टाइम तक के मिल्स से बनने वाले क्लॉथ्स को बायकॉट नहीं कर पाते थे, क्योंकि मिल्स का जो कपड़ा होता था वो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता था। लेकिन अगर ये मूवमेंट सक्सेसफुली चलता तो भी ब्रिटिश इंस्टीट्यूट की जगह इंडियन इंस्टीट्यूट होना जरूरी था, जिससे उनको यूज किया जा सके, और ये कम टाइम में बनना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिस रीजन से टीचर्स और स्टूडेंट को ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल में वापस जाना पड़ा और लॉयर्स को भी कोर्ट में वापस जाना पड़ा। रेबेलियन इन द कंट्री साइड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज से ज्यादा विलेजेस में फैला हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देश के कई पार्ट्स में फार्मर्स और ट्राइबर्स प्रोटेस्ट होते हैं और वो लोग धीरे धीरे इस मूवमेंट के अंदर इमर्ज होने लगते हैं। अवध से इस मूवमेंट को सन्यासी बाबा रामचंद्र फार्मर मूवमेंट के रूप में लीड कर रहे थे। इसके पहले बाबा रामचंद्र फीजी में एक एग्रीमेंट लेबर के रूप में वर्क कर चुके थे। उनका ये मूवमेंट ताल्लुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था, जो कि फार्मर से भारी भरकम रेंट और बहुत सारे टाइप के टैक्स वसूला करते थे, और फिर भी इससे उनका पेट नहीं भरता था तो फार्मर से बेगार यानी कि बिना पैसे के काम करवाते थे। एक पट्टेदार के तौर पर फार्मर्स को कोई टेन्योर निश्चित नहीं था। बार बार किसानों को उस जमीन से हटा दिया जाता था और बार बार उस किसान से उस जमीन के लिए रेंट लिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वो किसान उस जमीन पर कब्जा न कर ले या अपना राइट या अपना हक न जमाने लगे। मूवमेंट के पीछे फार्मर्स की डिमांड होती है कि टैक्स और रेवेन्यू को कम कर दिया जाए और बेकार जैसे सिस्टम को खत्म कर दिया जाए। इस प्रकार के रिप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स और जमींदार को सामाजिक रूप से बहिष्कार यानी कि बायकॉट किया जाए, ताकि वो लोग इस टाइप की हरकतें ना कर सके। कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे प्लेसेस पर नाई धोबी सभाएं ऑर्गेनाइज की जाती है, जिससे कि ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स को बार्बर और वॉशरमैन की सर्विस ना मिल पाए। इसी चीज को देखते हुए नेहरू जी भी जून 1920s में इसके आसपास के कई गांवों की मॉनिटरिंग करते हैं। नेहरू जी ने बहुत से विलेजर्स से बात की, उनकी प्रॉब्लम्स को समझने और जानने की कोशिश की। अक्टूबर तक नेहरू जी और बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में बहुत से गाँवों में अवध किसान सभाएं ऑर्गेनाइज करा दी जाती है। एक मंथ से भी कम के समय में यह ऑर्गेनाइजेशन की 300 से ज्यादा ब्रांचेस बन जाती है। अगले साल जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है तो कांग्रेस अवध के फार्मर्स को भी इस मूवमेंट के साथ जोड़ती है, लेकिन किसान इस मूवमेंट में शामिल होकर के ताल्लुकदार और बिजनेसमैन के घरों पर हमला करने लगते हैं, मार्केट में लूटपाट मचाने लगते हैं और ग्रेनरीज के गोडाउन्स पर हमला करने लगते हैं। बहुत से लोकल लीडर्स फार्मर्स को गांधी जी का नाम लेकर के बहुत सी बातें कहते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि गांधी जी ने ये कह दिया है कि अब किसी भी किसान को टैक्स नहीं भरना पड़ेगा और सारी जमीनें गरीबों में बांट दी जाएगी। गांधी जी का नाम लेकर के लोग अपने एक्शंस को और अपने ऑपरेशन को सही साबित करने लगते हैं, जिससे पूरी कांग्रेस की लीडरशिप नाराज थी। इसी बीच 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल बरदौली में एक फार्मर प्रोटेस्ट चलाते हैं, जिसमें कि वो लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट में सत्याग्रह कर रहे थे, जिसे बरदौली सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पटेल जी की लीडरशिप में ये मूवमेंट बहुत ज्यादा सक्सेसफुल था और इसका वाइड लेवल पर प्रचार हुआ था। इस वाइड मूवमेंट के कारण पटेल जी को भी बहुत सी सिंपैथी मिलती है। स्वराज इन फॉरेस्ट। ट्राइबल पेशेंट्स ने महात्मा गांधी के मैसेज और स्वराज के आइडिया का कुछ और मतलब निकाला, जैसे कि आंध्र प्रदेश के गुंडम हिल्स में 1920s के डिकेड्स की शुरुआत में एग्रेसिव गोरिल्ला मूवमेंट फैल जाता है। बाकी फॉरेस्टेड एरिया की तरह यहाँ भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जंगल में इंसानों की एंट्री पे और उनके कैटल्स को चराने के ऊपर बैन लगा देती है। नहीं वहाँ के लोगों को वहाँ पे फ्यूल वुड इकट्ठा करने और फ्रूट कलेक्ट करने का अधिकार भी नहीं मिलता है। इससे फॉरेस्ट और हिल्स के लोग अंग्रेजों से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उन लोगों को कई सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ब्रिटिशर्स न केवल उनकी लिवलीहुड बल्कि उनके ट्रेडिशन राइट्स को भी छीन रहे थे। लेकिन जब गवर्नमेंट रोड का कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों से बेगार के लिए मजबूर किया जाता है, जिस कारण से लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक रिबेल स्टार्ट कर देते हैं। रिबेल को लीड करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति थे। लोगों का मानना था कि इनके पास बहुत सारी स्पेशल पावर्स है और वो एक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। वो लोगों को हेल्दी कर सकते हैं और बंदूक की गोलियां भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राजू की पर्सनैलिटी से प्रभावित होकर अंग्रेज भी उनसे डरते थे।
राजू महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा मोटिवेट थे। वो शराब छोड़ने, खादी पहनने के लिए लोगों को मोटिवेट करते रहते थे, लेकिन उनका मानना ये था कि इंडिया को नॉन वायलेंस से नहीं, वायलेंस या वेपन से ही आजाद कराया जा सकता है। गुंडम रिवॉल्यूशन ने पुलिस स्टेशन पर हमला किए और ब्रिटिशर्स मारने की कोशिश करी और स्वराज पाने के लिए गोरिल्ला वॉर चलाते रहे। 1924 में राजू को फांसी दे दी जाती है और लोग उनको अपना लीडर मानने लगते हैं। स्वराज इन प्लांटेशन। 1959 के इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट के तहत प्लांट में काम करने वाले वर्कर को बिना इजाजत के प्लांट से आने जाने की छूट नहीं थी। असम में लेबर्स को टी प्लांट में काम करने के लिए रखा जाता था, जहां पर कि वो 4 दीवारी के अंदर कैद थे। न ही वो अपने घर जा सकते थे और न ही कहीं घूमने फिरने जा सकते थे। लेकिन जब उन प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना तो थाउजेंड्स ऑफ लेबर अपने ऑफिसर की बातों को इनकार करने लगे। उन्होंने अपने प्लांट छोड़ दिए और अपने घर की तरफ वापस जाने लगे। प्लांट वर्कर को ऐसा लगता था कि अब गांधी जी का राज आ रहा है और सभी वर्कर्स को अपने गाँव की जमीन वापस मिल जाएगी। रेलवे और स्टीमर्स की हड़ताल होने के कारण ये वर्कर्स रास्ते में ही फंस जाते हैं और पुलिस उनको पकड़ करके बुरी तरीके से पीट देती है। कांग्रेस के प्रोग्राम्स के द्वारा इस मूवमेंट को लोग ठीक से नहीं जान पाए थे। स्वराज शब्द का मतलब सबके लिए अलग अलग था। आदिवासी जब भी गांधी जी का नाम लेकर इंडिपेंडेंस इंडिया की डिमांड करते थे तो यूनिवर्सली ऑल इंडिया मूवमेंट से जुड़ जाते थे और ये आंदोलन उनके लिए रीजनल था, गांव की लिमिट से भी बहुत आगे था। फरवरी 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। गांधी जी को लग रहा था कि ये मूवमेंट वायलेंस की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए उनका मानना था कि सत्याग्रही को और भी मास स्ट्रगल के लिए ट्रेन होने की जरूरत है। मूवमेंट अपने पीक पर था। तब गोरखपुर के चोरा चोरी में एक बाजार में लोग पीसफुल प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम में ही ये एक मूवमेंट वायलेंट मूवमेंट में बदल जाता है। यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन होता है जिसको कि लोग आग लगा देते हैं, जिसमें कि 22 पुलिस ऑफिसर्स की डेथ हो जाती है और इस वायलेंस से नाराज होकर के गांधी जी इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले